एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तीन टर्म है, आप तीनों के बारे में मतलब सेल के बारे में सुने होंगे। ईएमएफ के बारे में क्लास 10th तक ज्यादा कोई चर्चा नहीं होती है, और इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में भी 10th में कुछ है नहीं खास। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ज्यादा कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ से ये सब चीजें आपकी लाइफ में जुड़ जाएंगी, सीखना है आपको। ठीक है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप सेल्स के बारे में सीखना चाह रहे हैं, सीखेंगे आज सेल। तो किसी ने बोला सेल्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कैसे बताइए। सर केमिकल एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यस, वेरी गुड। सेल्स जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वेरी गुड। और कोई सेल के बारे में पढ़े तो होंगे आप लोग। डिफरेंट जैसे टाइप और ये जैसे ये एक सेल है, और एक से ज्यादा सेल को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो वो एक से ज्यादा सेल हो गया, तो ये क्या बन जाता था? बैटरी। बैटरी, है ना। ये सब 10th में तो पढ़े ही हम लोग। ठीक है, तो इस चैप्टर में सेल्स के बारे में बहुत सारी चीजें, अभी आने वाला 2-3 टॉपिक, मतलब इसके बाद इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं सब में सेल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब में यूज होगा, और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला आज हम डिराइव करेंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। तो सेल्स के बारे में एक तो हो गया कि इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट किसी ने बोला कि इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और कोई डिफरेंट टाइप सेल होते हैं, जैसे कि ड्राई डिफरेंट सेल, टाइप। ठीक है, ड्राई सेल और सेकेंडरी सेल, स्टोरेज सेल। ठीक है, सही है। तो ये टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए। ठीक है, और कोई कुछ? सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करने वाला कौन सा डिवाइस होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? सेल। बैटरी। एक्सटर्नल सर्किट में, तो चाहे वो सेल हो चाहे बैटरी हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने पढ़ा था ना 10th में, क्वेश्चन भी था, विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। तो उसका आंसर सेल या बैटरी था। नेक्स्ट, क्या सेल जो है वो चार्ज प्रोवाइड करता है? यस सर। जैसे चार्ज सपोज को पॉजिटिव ये से ये सर्किट है, ठीक है, और ये सेल है। इस सर्किट में क्या ये चार्ज प्रोवाइड करता है? यस और नो? यस। और कोई? क्या सेल एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज प्रोवाइड करता है? इसका आंसर है नो। ठीक है, सेल जो है एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वायर में ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है सिर्फ। ठीक है, तो उसको फ्लो कराने के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सके। दे डू नॉट प्रोवाइड, क्योंकि क्या होता है, आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, उसमें अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन दिख गया, हाँ सेल जो है चार्ज प्रोवाइड करता है, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, उससे तो करंट निकलता है, करंट निकला तो यानी कि क्या है, चार्ज तो निकला ही होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि चार्ज वो प्रोवाइड करता है, बट सेल चार्ज प्रोवाइड नहीं करता, ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्योंकि सर्किट में आपके पास में सब जगह पे वायर लगी हुई है, वायर है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो होगा तो चार्ज बनेगा। तो वो सेल ने नहीं प्रोवाइड किया चार्ज को। ठीक है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स वायर्स में है। ठीक है, ये सिर्फ उसको एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है ताकि वो फ्लो हो सके, और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एनर्जी कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आई? तो सेल के अंदर में आपको मालूम है केमिकल्स होते हैं, आपने कभी सेल देखा होगा, देखा है कि नहीं? घर के अंदर में जो रहता है एक पेंसिल बैटरी जिसको बोलते हैं, पेंसिल सेल जो आपका छोटा सा रहता है, घड़ी में लगता है जो। ठीक है, एक सेल आपका
जो है वो बाइक में, कार में, वो सब जो है बैटरी भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का जो है आपको यूज के हिसाब से अलग अलग तरीके रहते हैं इसके सेल के, ठीक है, टाइप्स होते हैं। ओके, तो अभी क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो वो क्या करता है, उस बैटरी के अंदर में केमिकल्स होते हैं, ठीक है। केमिकल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपको मालूम होगा, केमिस्ट्री में पढ़े हुए होंगे, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वही एक्चुअली में क्या करता है, केमिकल एनर्जी, उस केमिकल्स होते हैं उसमें, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक डाउन होके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तोड़ता है, यानी चेंज करता है, ठीक है। जैसे आपने कभी पुराने जमाने वाले में वो निप्पो, एवर रेडी, ये सब की बैटरी देखी है कभी, जो पुराने जमाने में रेडियो यूज करते थे उसमें लगता था, देखा है यस कभी सर। किसी ने? हम्म। तो आप उसमें क्या देखे होंगे? हम्म। बिग साइज। उसमें उसको कभी फोड़ के देखा उसको कभी? नो सर। नहीं देखा है फोड़ के? नहीं ठीक है, सर। उसको फोड़ के आप जब देखेंगे ना, तो आप कभी पुराने जमाने वाली बैटरी को फोड़ के देखिएगा, उसमें बहुत काला काला सा आपको केमिकल्स दिखाई देगा, ब्लैक ब्लैक सब्सटेंसेस, ग्रेफाइट के रॉड, ये वो सब चीज रहते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअल में रहता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली आपको जो है एसिड्स वगैरह होते हैं, एसिड बोले तो जैसे H2SO4 हो गया, ठीक है। फिर आपको NaCl तो सॉल्ट हो गया, H2SO4 हो गया, फिर आपको क्या बोलते हैं HCl हो गया, या एन मतलब कौन सा HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब जो होते हैं जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो आपने देखा भी होगा, जहाँ पे कभी बैटरी वैटरी को चार्ज वार्ज किया जाता है, उसमें कुछ बोलते हैं ना, पानी डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली में एसिड रहता है, उसको डिजोल्व करते हैं। एसिड आप लोगों ने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी एसिड होता है उसका जो एक्वस फॉर्म होता है, जैसे H2SO4 है, तो अगर H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, तो यानी कि पानी के साथ वो कंबाइंड है, इसको हम लोग डाइल्यूट भी बोलते हैं, जो डाइल्यूट H2SO4, एक कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये H2SO4 जैसे ही पानी में इसको मिलाते हैं, तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। कौन सा आयंस में? H+ और SO4 2- में। ये सब मालूम होगा आपको, ठीक है। यस। तो ये जो है जैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो बैटरी के अंदर में रहता है, सेल के अंदर में रहता है, ठीक है, इस तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो ठीक है, अभी देखते हैं इसको, पूरा प्रोसेस को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एज्यूम करते हैं कि सेल है जिसके पास क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो सेल हैज टू इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव को P से डिनोट कर दिया और नेगेटिव को N से डिनोट कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है। एक दोनों इलेक्ट्रोड को लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट मैंने अभी बताया ही आपको, इलेक्ट्रोलाइट जो है जनरली आपको एसिड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है H2SO4 जो है इलेक्ट्रोलाइट है सपोज, और कैसा है, डाइल्यूट है। तो इसका मतलब यहाँ पर H+ होगा और SO4- होगा, ठीक है, SO4 2- होगा। तो H+ कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को? यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है, कैसे अब हम लोग ये पूरा प्रोसेस सीख रहे हैं कि कैसे ये केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और वहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, नया टर्म आएगा, दैट इज EMF, ठीक है। इसी से हम लोग को ये चीज सीखने को मिलेगा। तो ये H+ जब इस सॉल्यूशन के अंदर में है,
तो ये क्या करेगा, एक H प्लस वाला इस पॉजिटिव प्लेट पे, मतलब ये जो है यहाँ पर H प्लस H प्लस H प्लस ये देता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव पॉजिटिव इस वाले प्लेट पे क्या होगा, पॉजिटिव 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 चार्जेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये H जो है वो फ्री हो गया। जैसे आप चार्ज जहां से किसी भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो उसका चार्ज लूज हो जाता है तो वो फ्री रेडिकल टाइप से बन जाता है, ठीक है, जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ये H जो है फ्री हो गया, ठीक। अब फिर ये क्या होगा, SO4 2 माइनस जो यहाँ पर है, ठीक है, वो ये जो जो दूसरा वाला प्लेट है इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि SO4 2 माइनस है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाके एक्यूमुलेट कराता जाएगा, डिपॉजिट कराता जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही सबको? तो किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट जो है, अब देखिए अभी था वो केमिकल था, अब देखिए वो चार्जेस दे दिया। बात समझ में आ रही सबको? चार्जेस प्रोड्यूस करा दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यही तो चाहिए था। इस पे आपका कैसा चार्ज डेवलप करा दिया, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे क्या किया, नेगेटिव चार्ज डेवलप करा दिया। एग्रीड? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? बोलिए। यस सर। सर एक बार इसमें एक बार तो और का क्या है, मैंने बोला आपको इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। H2SO4 जब एक्वस है तो वो बनेगा H प्लस कितना, 2 ठो, और SO4 कितना, 2 माइनस, ठीक है। तो 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस 2 माइनस, ठीक है। H प्लस वाला क्या करेगा इलेक्ट्रोलाइट में, ये वाले प्लेट पे जाके है ना अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो देना शुरू करेगा, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर फ्री रेडिकल की तरफ घूमना शुरू कर देगा, फ्री होके फ्री रेडिकल बन के यहाँ पर आराम करेगा। और SO4 2 माइनस जो था वो इस वाले के पास अपना जो दो दो माइनस है वो देता चला जाएगा, देता चला जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में ढेर सारे H2SO4 हैं, एक मॉलिक्यूल ने जो है H2SO4 का एक मॉलिक्यूल ने 2 माइनस दिया, ऐसे ऐसे ढेर सारे होंगे तो 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस देते देते इस पूरे प्लेट को नेगेटिव बना दिया। तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गया। समझ आया अब कि नहीं आया? अरे बाप, आ गया। ठीक है। तो अब जिसके पास में चार्ज रहता है, ठीक है, चार्जेस की वजह से इसके पास जो पोटेंशियल हो गया वो कैसा हो गया, प्लस V पॉजिटिव। इसको हमने नाम दे दिया, इसके पास पोटेंशियल को नाम दे दिया क्या, प्लस V पॉजिटिव, ठीक है। और इसके पास जो पोटेंशियल हुआ चार्ज की वजह से, ठीक है, हम लोग जानते हैं जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाएंगे हाई वैल्यू ऑफ चार्ज रहेगा। पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो चार्जेस जितना ज्यादा बढ़ते चले जाएगा उसका पोटेंशियल जो है वहां पर बढ़ते जाएगा। तो माइनस V माइनस जो है यहाँ पर इसका नेगेटिव पोटेंशियल हमने इसको एज्यूम कर लिया। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं है, इस पे आप ऐसे समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सपोज 10 वोल्ट जमा हो गया, ठीक है, पॉजिटिव में, और यहाँ पर जो है -2 वोल्ट जमा हो गया नेगेटिव में, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए इसको। तो 10 वोल्ट को हमने प्लस V पॉजिटिव लिखा और -2 वोल्ट को माइनस V नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गए इतना? कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, कि ये सारे के सारे जो मतलब चार्जेस हैं H प्लस और SO4 2 माइनस, ये सब के सब अपना पूरा का पूरा जो है सारा का सारा चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस करा देगा, और उस समय में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पूरे, है ना, इसके अक्रॉस, पॉजिटिव और नेगेटिव के अक्रॉस। और जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF। अभी हम इसके बारे में और थोड़ा सा आगे सीखेंगे, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव हो गया और ये मैक्सिमम नेगेटिव हो गया। तो अब यानी कि दोनों मैक्सिमम हो गया, तो उस समय में जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अभी क्या है, इसको हमने कभी इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, शुरुआत में ये एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब दोनों के बीच का जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, आप बता सकते हैं? इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया
मतलब इसका पोटेंशियल हो गया V पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरे वाले का पोटेंशियल कितना हो गया -V नेगेटिव, ठीक है। अब इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। वंस मोर आई एम रिपीटिंग, ये हो गया पॉजिटिव वाले प्लेट का पोटेंशियल और ये हो गया नेगेटिव वाले प्लेट का पोटेंशियल। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर क्या किया हमने, माइनस किया, ठीक है। तो अब आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो क्या बन गया, V पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस V नेगेटिव, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि V पॉजिटिव, ठीक है, और माइनस माइनस V नेगेटिव, दैट इज V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, एंड दिस वैल्यू इज, है ना, दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स of the cell is denoted by E epsilon and this is equals to V plus V minus, है ना। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, ठीक है। EMF, इसका नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या ये फोर्स होता है, क्या ये फोर्स होता है, बोलिए। नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, जब पुराने जमाने में जो साइंटिस्ट लोग ये सोच रहे थे, ठीक है, कि इसका क्या नाम दिया जाए, तो एक्चुअली देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये क्या करता है, इस जगह भी जब जैसे इसको हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो इस वाले के वायर के अंदर में क्या होना शुरू हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना शुरू कर जाएगा। तो मूव करना जो शुरू कर जाएगा, तो एक तरह से मूव क्यों करेगा, तो ऐसा माना गया उन लोगों के पुराने जमाने में, हिस्टोरिकली इसका जो है मतलब कई सारी कहानियां हैं, तो उसमें मेन ये चीज था कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्टिंग कर सके, मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह तक, और उसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उस पर फोर्स लगा। तो इसलिए पुराने जमाने में एक्चुअली में इसको क्या कर दिया गया, ये बोल दिया गया कि ये एक फोर्स है, और इसलिए इसको बोला गया इलेक्ट्रोमोटिव, है ना, क्योंकि इसका मोटिव ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराए, ठीक है। इस वजह से इसको एक नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट एक्चुअली में ये फोर्स नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। आपने देखा, अभी आपको बताया था कि ये जो है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो है इसका काम क्या है, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ या डेवलप हुआ, ठीक है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इसका काम है कि ये पूरे सर्कल, एक कंप्लीट साइकिल में करंट को ये या चार्ज को ये क्या करा सके, मूव करा सके, ठीक है, समझ गए। ईएमएफ का काम क्या है, कंप्लीट साइकिल में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी करंट को क्या करा सके, मूव करा सके, ठीक है। तो ये ईएमएफ जो है ये क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है, इट इज नॉट अ फोर्स which provides the EMF provides sufficient amount of energy so that the current flows through one complete cycle. समझ आ रहा है इतना सबको? यस सर। ठीक है। तो EMF के बारे में आपने समझ में आया आपको थोड़ा बहुत, EMF क्या है क्या एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, मतलब आया कहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच, एक कंप्लीट सर्किट में, जिस समय में सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल अप्लायंसेस नहीं हो, है ना, जब उसको हमने क्या किया, उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। जैसे आप इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए, जब आप बैटरी एक मतलब मार्केट से खरीद के लाते हैं, ठीक है, पेंसिल बैटरी, ठीक है, तो उसमें आपको क्या लिखा हुआ रहता है, उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, है ना, या 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी, है ना, लिखा रहता है, देखा आपने कभी ये सब पढ़ा है के ऊपर में, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली में इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो लिखा हुआ रहता है दैट इज ईएमएफ, ठीक है। वो तब तक है जब तक कि आपने उसको किसी भी सर्किट में लगाया नहीं है,
लेकिन जैसे ही उसको अगर हम सर्किट में लगाएंगे, अप्लायंसेस में लगाएंगे, तो वो ईएमएफ जो है उतना आपका नहीं रहेगा, 1.5 वोल्ट वो प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? इतना सबको समझ आ रहा है? यस सर। एक्चुअल में वो तब है जब वो ओपन सर्किट है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यस ईएमएफ, ईएमएफ आया कहाँ से पता चला? केमिकल जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिकल, मतलब कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, उसी को हमने क्या बोला? ईएमएफ। और वो है क्या एक्चुअली में ईएमएफ? दैट इज एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी आया क्यों होगा? क्योंकि ये जो केमिकल्स है आपस में रिएक्शन किए होंगे। ठीक है, यहाँ पर केमिकल्स का क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ है। और वो रिएक्शन कैसा होता है? एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? छोटी सी बात पूछा हो, उसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या एक्सोथर्मिक होगा? क्योंकि यहाँ से आपको एनर्जी जो है प्रोवाइड हो रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो एनर्जी इसने प्रोवाइड किया, तो क्या हुआ? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? हाँ, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? पर एंडोथर्मिक होगा। अरे यार, एनर्जी रिलीज जिसमें होता है वो एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक वो होता है? ये बताओ। एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ पर क्या इसको एनर्जी दे रहे हैं या ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज कर रहा है? ये बताओ। दे रहे हैं। दे रहे हैं? कौन दे रहा है एनर्जी इसको? केमिकल्स में आप एनर्जी दे रहे हैं क्या? केमिकल रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, दे कहाँ रहे हैं इसको हम एनर्जी? ये केमिकल्स रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है अंदर में, ठीक है, वो रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यस सर। आ रहा समझ में सबको इतना? अरे बोलो। यस सर। ठीक है। ठीक है, देखिए अब ईएमएफ को आपको मैं इस तरह से डिटेल में लेके जा रहा हूँ। सिंपली मैं इतना बोल देता कि ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बारे में 2-4 बातें बता के खत्म कर सकता था। ठीक है, बट फिर वही है कि आपको एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, और फिर अगर आपको पेपर में पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, वही सब दिक्कत है। इसलिए एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है बातें आपको मैंने वही सब बताया। ठीक है, ताकि आप समझ सकें और लिख सकें। ठीक, सो नोट दैट ये जो ईएमएफ है उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इसको, ये जो लेटर है इसको हम लोग बोलते हैं इप्सिलॉन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, ई। ठीक, लिखने में ई है थोड़ा सा, ई ऐसे कंप्लीटली ई नहीं लिखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये है एप्सिलॉन। ठीक है, so note that epsilon is a potential difference, not a force. ठीक है, it is a potential difference. ठीक है, so the name EMF however used because of its historical reasons and was given at a time when the phenomenon was not understood properly. ये उस समय में ये पूरा phenomenon नहीं भी समझ में आया था, तो भी इसका नाम पड़ गया था EMF। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें करंट आई फ्लोज अक्रॉस आर फ्रॉम सी टू डी। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये सी से लेके डी तक, ठीक है, हमने इसमें एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया और उसमें करंट फ्लो करा दिया। ठीक है, सो एज एक्सप्लेन बिफोर, स्टेडी करंट इज मेंटेन्ड बिकॉज द करंट फ्लोज फ्रॉम एन टू पी। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर करंट के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, करंट कहाँ से कहाँ कैसे कैसे फ्लो हो रहा है सर्किट में। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है। ठीक, ये नेगेटिव प्लेट है। तो नेगेटिव प्लेट से लेके पॉजिटिव प्लेट की तरफ
क्या होगा? किसका फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स का या करंट का? इलेक्ट्रॉन्स करंट का। किधर फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, और जिधर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट होता है। तो करंट का मूवमेंट किधर से किधर होगा? इधर से इधर होगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत किसी को इतना समझने में? ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एज आई करंट फ्लो थ्रू अक्रॉस आर फ्रॉम सी टू डी। ठीक है, यहाँ से सी से डी जब करंट फ्लो हो रहा है, so as explained before, steady current is maintained because the current flows from N to P। ठीक है, N से P की तरफ भी आपका एक करंट फ्लो होगा इसके अंदर में। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा सा जो है कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का लगता है, बट ऐसा कुछ बैटरी के अंदर में केमिकल रिएक्शंस और इस वजह से कुछ ऐसा फेनोमेना होता है। जस्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और करंट का फ्लो कैसे होता है? इस तरह से, ऐसे। ठीक है, समझ गए? तो इसका मतलब है करंट यहाँ से ऐसे तो चला, यहाँ से ऐसे करंट चला 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 चला, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ पर ऐसे होगा करंट। ठीक है, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या था? इलेक्ट्रॉन्स था, और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है इधर। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम लोग करंट का डायरेक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन को करंट बोलते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, जो केमिकल्स के अंदर में, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में, ठीक है, कुछ ऐसा फेनोमेनन रहता है कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो होता है। ठीक है, और क्योंकि हम लोगों को ईएमएफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ईएमएफ के लिए आपको एक कंप्लीट साइकिल की जरूरत होती है। ठीक है, आपका सिर्फ यहाँ से ऐसे चल के करंट आया इस तरह से, इतना तो हम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ में आपका जब तक इसको हम लोग क्लोज नहीं करेंगे तब तक आपका कंप्लीट साइकिल नहीं होगा, और साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो ईएमएफ आपका काम नहीं करेगा। ईएमएफ का मतलब है दैट प्रोवाइड्स electrical energy, or it provides it potential difference through a complete cycle। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर EMF। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि करंट जो है इधर से इधर N से P में फ्लो करता है। ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियरली अक्रॉस द इलेक्ट्रोलाइट द सेम करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, बट फ्रॉम N to P, whereas through R it flows from P to N। यहाँ पर P से N की तरफ होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? बोलिए, सब सो गए? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि the electrolyte through which a current flows has a finite resistance R called internal resistance। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा सा पहले मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ। ठीक है, तब यहाँ पर जो अभी हम लोग सीखेंगे थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सपोज, ध्यान से समझिएगा इस बात को ताकि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ये 6 वोल्ट है और ये 3 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, चलो बच्चों बताओ इस 3 ओम रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या बोलेंगे? कितना करंट फ्लो होगा? 2 एम्पियर। बोलो, इस सर्किट में 3 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा? V बाई आर लगाएंगे, 6/3 कितना हो गया? 2 एम्पियर। ओके, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब सारा काफी यहाँ पे यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इस पूरे जितना भी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये क्लास 10th के हिसाब से है। ठीक है, लेकिन जब आप इसके, अच्छा 2 एम्पियर हो गया, तो यानी यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम कितना बोलेंगे?
वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, तो क्या बोलेंगे आप उसको, 3 ओम के अक्रॉस। तो V इक्वल टू क्या करेंगे, I इंटू आर लगाएंगे। I आपका कितना है 2 एम्पियर और रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी थी, इसने जो है पूरा का पूरा 6 वोल्ट इस रेसिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। ठीक, बट एक्चुअली में क्या होता है कि जब यहाँ पर आपका 3 ओम का रेसिस्टर था और यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी थी, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये 3 ओम है, ये 6 वोल्ट है। ठीक, एक्चुअली में जब यहाँ पर आप इसके अक्रॉस क्या किए, एमीटर लगा दिए। ठीक है, किसके अक्रॉस, सीरीज में आपने क्या किया, एक एमीटर लगा दिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस एमीटर के थ्रू एक्चुअल में करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझिएगा इस बात को, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे टॉपिक का। एक्चुअल में यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है आंसर जो 2 एम्पियर पहले आ रहा था वो आंसर नहीं आया। इसका मतलब है कि एमीटर गलत है। क्या ऐसा है एक्चुअल में? नो सर। No, sir. नहीं। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है इसके अक्रॉस अगर हम लोग वोल्ट मीटर लगाए होंगे तो ये वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दे रहा होगा, ये बताइए। 1 वोल्ट मीटर 1 क्या रीडिंग दे रहा होगा? वोल्ट मीटर क्या होता है, क्या शो करता है? potential पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना शो करेगा? V इक्वल टू क्या होता है, IR आई आर। आई कितना, करंट 1 एम्पियर और आर कितना है 3। तो ये 3 वोल्ट मीटर कितना शो करेगा, 3 वोल्ट शो 3 करेगा। ohm. ठीक है, 3 वोल्ट। ठीक, अब आप देखिए बैटरी कितनी थी 6 वोल्ट की, उसने प्रोवाइड कितना करा, 3 वोल्ट किया। 3 इसका volt. मतलब 3 वोल्ट उसने खा गया कहीं पे, 3 वोल्ट कहीं तो लॉस हुआ, Yes. बोलिए। हाँ, तो आप सोच के देखिए कि हुआ क्या होगा, 3 वोल्ट गया कहाँ पे? वायर का भी रेजिस्टेंस। वायर का ही तो है, ये जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, वायर का ही तो है 3 ओम, और क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा होगा कहीं। हाँ, एक्चुअली में आपको जब मैंने अभी बताया जो सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में भी करंट फ्लो होता है। ठीक है, अभी आपको बताया मैंने, यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में इधर से इधर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जब भाई एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जब करंट फ्लो होगा तो इसका भी कुछ ना कुछ अपना तो रेसिस्टेंस होता होगा कि नहीं होता होगा? इलेक्ट्रोलाइट भी तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। मैंने आपको बताया उसके अंदर में केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक सेल था, ठीक है, पी और एन वाला, उस सेल के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट था। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते, कितने से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे छोटा सा एक यहाँ पे बैटरी के अंदर तो नहीं दिखा सकते, इसको साइड में हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस दिखा देते हैं। ठीक है, कैसे, इस तरह से छोटा सा ऐसे। ठीक है, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। ठीक, तो इसका मतलब है कि इस जगह पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, तभी तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 3 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कितना वोल्टेज था, 6 वोल्ट, यानी कि बैटरी खुद कितना अपने अंदर में कितना वोल्टेज रख लिया, कितना वोल्टेज रखा बताइए? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट रखा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो 3 वोल्ट बैटरी ने खुद रखा। इसका मतलब है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना आ रहा होगा बताइए, कितना आ रहा होगा? अगर जो 3 वोल्ट फाइंड करे वो तो इंटरनल है ना। हाँ,
3 वोल्ट जो है इंटरनल रेसिस्टेंस ने खा लिया, तो इसका मतलब करंट तो इसके थ्रू वही सेम फ्लो होगा, जहां जितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है उतना ही करंट यहाँ भी फ्लो होगा। तो 3 वोल्ट इसके पास अगर रेसिस्टेंस है और यहाँ पर करंट आई 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये कितना रेसिस्टेंस ऑफर किया? तो R इक्वल टू V अपॉन आई, है ना। तो V अपॉन आई इसका मतलब अगेन 3 अपॉन 1, तो यानी कि 3 ओम। तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी इसका 3 ओम का है। ऐसा यहाँ पर तो आपको सेम आ गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे 3 ओम है तो यहाँ पर आपको 0.5 ओम होना चाहिए, बहुत कम होता है, हल्का फुल्का होता है, ठीक है। 1 ओम, 0.5 ओम, 0.1 ओम, 0.2 ओम ऐसे करके रहता है। बट ये आपको एक एग्जांपल दिया मैंने आपको समझाने के लिए। तो एक्चुअल में आपको क्या समझ में आया कि जो हम लोग 10th में जितना भी कैलकुलेशंस करते थे, पढ़ते थे, वो सब गलत था। अगर आप उसको गलत नहीं मानेंगे तो उन सारे क्वेश्चन में आपको ये देना पड़ेगा कि नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी कि सेल के पास कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं था, तब उस कंडीशन में आपका ये आंसर तो सही आता था 10th में। आ रही बात समझ में सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है। तो बहुत ज्यादा हो गया इतना, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना, ये सब बातें? अब यही इंटरनल रेसिस्टेंस का अब हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए, शुरू में हम लोग केस मान लेते हैं, फर्स्ट केस में, कि जब करंट रेसिस्टेंस जो है इनफाइनाइट है, जब इसको एक्सटर्नल सर्किट में लगाया, इस रेसिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, इनफाइनाइट मान लिया। तो जब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो इसमें करंट कितना होगा? 0, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और उस कंडीशन में इसका जो, जब करंट 0 होता है तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे सर्किट का, वो कितना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये ईएमएफ कैसे निकलेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड ए, पी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर प्लस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये ए और बी, देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसको किसको मानेंगे, एक पी और ए के बीच का। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जैसे V पॉजिटिव था, V पॉजिटिव कैसे हुआ? तो मान लेते हैं इसके 2 टर्मिनल हैं, 2 टर्म है, इस जगह पर 0 होगा और यहाँ पर V पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V पॉजिटिव। या फिर आप ऐसे मान लीजिए 10 वोल्ट है तो ये 0 है, ये 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया। उसी तरह से आप इसका ये समझ सकते हैं। फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे और जो भी आपको मिलेगा दैट विल बी ईएमएफ ई, ओके। क्योंकि जब आपका सर्किट में करंट 0 है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस में ये नहीं आएगा, और जब सर्किट में करंट नहीं होता है तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. अब देखिए, EMF is the potential difference between the positive and negative electrodes in an open circuit when no current is flowing through the cell, ठीक है। अब जब हम लोग R को फाइनाइट लेते हैं, यानी कि करंट जो है 0 नहीं है, कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू होगी, उस कंडीशन में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, V, वो EMF नहीं बनेगा। वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A। P एंड A हमारा कितना है? V पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। पोटेंशियल डिफरेंस P और A के बीच में कितना है? ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? प्लस V पॉजिटिव, इसका प्लस V माइनस V नेगेटिव, ठीक है। और इसका कितना होगा? इसके थ्रू जो करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस को हम कितना मान लेंगे, स्मॉल r, ठीक है। उन्हीं सबको लिख देना है। तो P और A के बीच में हो गया V पॉजिटिव, ठीक। फिर B और N के बीच में हो गया V नेगेटिव, ठीक है। B और N के बीच में V नेगेटिव, ठीक है। और फिर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में, यानी करंट का डायरेक्शन देखिए अब एकदम इसके जैसे जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे जा रहा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज माइनस IR, ठीक है। तो क्योंकि क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में, है ना, जो है एक्चुअल में करंट का डायरेक्शन था, उसके डायरेक्शन में भी हम लोग इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसके पोटेंशियल को हमने क्या किया है, माइनस IR लिया है, ठीक है। तो ये V प्लस प्लस V माइनस, ये दोनों मिलके आपका क्या हो गया, E प्लस E, EMF पहले ही था हमारा, शुरू में आया था, ठीक है, V प्लस प्लस V माइनस।
और फिर माइनस आई आर हो गया। तो यहां से आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बना दैट इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। और यही चीज आपको अगर यहाँ दिखाएं हम, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बना। दो टर्म है यहाँ पर एक और, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस वर्ड को समझ लीजिए आप, ठीक है। ये जैसे ये रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो भी आपको पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। समझ गए, यहाँ सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको V से डिनोट करते हैं वही है ये, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है, पूरे यहाँ से लेके बैटरी के इस टर्मिनल से लेके यहाँ से ये टर्मिनल है और बैटरी का ये टर्मिनल है, इस दोनों है ना कंप्लीट के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज क्या कहलाएगा आपका, टर्मिनल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके पॉजिटिव से और इसके नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ कंप्लीट 1 साइकिल के लिए होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 2 टर्मिनल्स के बीच का रहता है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस सर्किट को मैं फिर से आपको अगर बना के दिखाऊं, बस लास्ट है ये, अब उसके बाद 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग काफी देर से हैं, ठीक है। देखिए अभी आपको मैंने बोला था कि ये 3 ओम का रेसिस्टर था, ठीक है, और यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी थी और यहाँ पर इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस था, ओके। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ओके। और ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है ये क्या है, पूरे सर्किट का वोल्टेज है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ, ओके। तो इस ईएमएफ को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, एक ही बात होगी। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कहाँ से आया, इसका पूरा ईएमएफ है ना, ध्यान से समझिएगा। इस जगह पर करंट कितना है, आई, और यहाँ पर भी कितना है, करंट आई, दोनों जगह पे करंट क्या है, आई फ्लो हो रहा है, ठीक। मैंने बोला इस जगह 3 ओम जो है, 3 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल था, 6 वोल्ट, ओके। 6 वोल्ट में से आपको यहाँ का पोटेंशियल को अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, इस पोटेंशियल में से बैटरी का खुद का अगर पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा, V इक्वल टू आई ई माइनस आई आर, ठीक है। अभी आपने देखा भी था, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा कैलकुलेशन से, तो आई आपका कितना था, 1 एम्पियर, आर इसका रेसिस्टेंस कितना, 3 ओम, तो 3 × 1 कितना हो गया, 3, तो 6 - 3 किए थे तो 3 आया था, और यही 3 जो है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से भी आपको वैलिड हो जा रहा है, हो रहा है या नहीं, यस सर। ठीक है। अब आप अगर देखेंगे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो कहाँ से आया, दैट इज इक्वल टू आई इंटू में स्मॉल आर या कैपिटल आर, ये जो एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। तो इस V की जगह पे हम लोग आई इंटू कैपिटल आर लिख सकते हैं, ओके। तो अब आप इसको देखिए, कहाँ गया, तो V की जगह पे हमने क्या लिख दिया, I इंटू कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया था V इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो V की जगह कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, तो आई आर ई माइनस आई आर, ठीक है। तो यहाँ से I इक्वल्स टू क्या हो गया, ठीक है, यहाँ से कॉमन जब हम लोग लेंगे इसका कैलकुलेशन, I इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन यानी ईएमएफ। यहाँ से I क्या हो जाएगा, कॉमन R प्लस R दैट इज इक्वल टू ईएमएफ,
ठीक है। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो गई, दिस EMF अपॉन में R प्लस R, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर आपको 2 एम्पियर करंट आ रहा था, ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको 1 एम्पियर करंट आया। क्यों आया 1 एम्पियर? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर I इक्वल्स टू आपका एक तो EMF हो गया कितना 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय दोनों रेसिस्टर, एक कैपिटल R और स्मॉल r। तो कैपिटल R भी 3 था और स्मॉल r भी 3 था। तो 6/6 करेंगे तो ये कितना कट के आ रहा है, 1 एम्पियर। इस वजह से यहाँ पर करंट जो है, इस वजह से यहाँ पर करंट 1 एम्पियर आ रहा था। ये फॉर्मूला आपका यहाँ से भी सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आ रही सबको इतना? यस सर। ठीक है। इसमें एक और चीज है छोटा सा कि अगर मान लीजिए आपका एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी जीरो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस समय में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा सर्किट में और सिर्फ किसमें होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो R की जगह पर अगर यहाँ पर आप स्मॉल r कैपिटल R की जगह पे 0 कर दीजिए, ठीक है, तो उस समय में सर्किट में जो करंट फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम, एंड दिस मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में स्मॉल r, है ना। तो दिस इज R फॉर R इक्वल टू 0, I मैक्स इज इक्वल टू स्मॉल E अपॉन में स्मॉल r, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम करंट। अरे एप्सिलॉन की कुछ वैल्यू भी है ना? एप्सिलॉन वही तो है, EMF है ना, जो बैटरी का जो एक्चुअल में जो बैटरी, मैंने आपको क्या बताया EMF क्या है, एप्सिलॉन क्या है, जो बैटरी की जो रेटिंग होती है 3.7 वोल्ट 1.2 वोल्ट या ऐसे कुछ जो भी रहता है वही एप्सिलॉन है। ओपन सर्किट वोल्टेज उसको बोलते हैं। हाँ बोलिए, और क्या फर्स्ट दिक्कत है? चैप्टर में कुछ अलग वैल्यू दी थी 8.857 है। ओ माय गॉड, वो दूसरा चीज है, वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, अभी उधर मत जाइए। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये सब अलग चीजें हैं, ठीक है, वो अलग है, ये अलग। यहाँ पर EMF को हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, समझ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा टॉपिक समझने में थोड़ा सा, बट आपको जो है ये काफी इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको पूरा मान लीजिए सपोज, ठीक है, एक मिनट इसको पहले मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूं।